कामयाबी में तो दुनिया हाथ मिलाती है, मज़ा तो बुरे वक्त में जीने का है। कामयाबी में तो दुनिया हाथ मिलाती है, मज़ा तो बुरे वक्त में जीने का है। और तेरे मकान के बराबर ऊंचा नहीं हुआ मेरा मकान, तो क्या हुआ मेरे दोस्त, मेरा मकान भी तो पसीने का है। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग झारखंड के सीरीज के श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से एक बेहतर प्रिपरेशन के लिए, पीसीएस स्तर तक के प्रिपरेशन के लिए हम लोग बिहार की श्रृंखला को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी बिहार की श्रृंखला में कल हम लोगों ने बिहार का भौगोलिक परिचय पढ़ाया और बड़ा इंपॉर्टेंट रहा वो भौगोलिक परिचय। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उसको जाकर देखें और बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए वो भौगोलिक परिचय। उसे देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करें, क्योंकि यहाँ पर तभी समझ में आएगा जब उस वीडियो को आप कंटिन्यू देखे हुए रहेंगे, है ना। उसमें देखिए एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट था जो छूट गया था, है ना, कि अगर हम लोग यहाँ पर मिट्टी पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर एक तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से आपको मिट्टी के पढ़ने के दौरान दोस्तों कि आपको जानकारी ये रखना होगा कि बिहार के कौन से ज़िले कहाँ पर हैं। और इसका हमने बेहतरीन तरीक़ा से मैपिंग से अध्ययन करवाया है, किसमें, पिछली वीडियो में बिहार का भौगोलिक परिचय में हम लोगों ने बेहतरीन अध्ययन करवाया है और उसमें आप जाकर देखें और बेहतरीन तरीक़ा से अध्ययन करें। थोड़ा सा यहाँ पर मैं लेकर चलना चाहूँगा कि आपने देखा कि बिहार का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो जिला है वो पश्चिमी चंपारण का जिला है और मिट्टी में विभिन्नता इसी जिले में पाई जाएगी सबसे ज़्यादा। बिहार का सबसे छोटा जो जिला है क्षेत्रफल में वो शिवहर है, इस स्थान पर है शिवहर और क्षेत्रफल में है। तो यहाँ पर बड़ा कम विभिन्नता देखा जाएगा क्योंकि नदियाँ भी बहुत सारी गुजरती हैं शिवहर से। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा मिट्टी का देखने के लिए मिलेगा, बांगर मिट्टी देखने के लिए मिलेगा, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग कि मिट्टी का अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका गंगा नदी का या तो फिर नदियों का नॉलेज आपको होना चाहिए। और चूंकि नदियाँ भूगोल में मैंने पढ़ा रखी है और भूगोल में आप जानते होंगे, या तो फिर जब हम बिहार की नदियों की चर्चा करेंगे तो बहुत विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि सिर्फ हम गंगा नदी को देख रहे हैं कि गंगा नदी आपके बक्सर के इलाके से प्रवेश करके दोस्तों, इस इलाके से प्रवेश करके ऐसे 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 ऐसे, है ना, और कटिहार के रास्ते से ये निकल जाती है और लगभग बिहार को एक तरह से कितने भागों में बांट देती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। गंगा के मैदान को 2 बराबर भागों में बांटती है ना, गंगा के मैदान को 2 बराबर भागों में बांट देती है। अब एक चीज़ आप जानते हैं भली बात है कि नदियों के दिलटाई वाले इलाके में जलोढ़ मिट्टी की बड़ी ज़्यादा बहुलता होती है, जलोढ़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले आइए मैप समझ लेंगे, उसके बाद बिहार में जो लोकल मिट्टियों के नाम होते हैं, हालांकि होते तो हैं इन्हीं सब के प्रकार, जैसे जलोढ़ के प्रकार हुए, लाल पीली मिट्टी का प्रकार हुआ, काली मिट्टी का प्रकार हुआ, ये तो होते ही हैं। लेकिन पहले हम लोग मैप को समझ लेंगे, उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिए गए हैं उसको हम लोग समझेंगे और बहुत बेहतर तरीके से जानेंगे। जैसा कि आप लोग मैपिंग देख रहे हैं बिहार का, तो बिहार का जो मैपिंग देख रहे हैं दोस्तों, इसमें आपको काफ़ी सारी मिट्टियाँ नज़र आ रही होंगी। और देख लीजिए यहाँ पर कोडिंग भी किया होगा मिट्टियों को लेकर के कि आप देखिए जो ये क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला लाल वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, सबसे पहले हम इसी का बात करते हैं। लाल वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ये बेसिकली खादर क्षेत्र है। खादर क्षेत्र यानी नई जलोढ़ का क्षेत्र है, क्योंकि आप जानते हैं कि खादर क्षेत्र दक्षिणी बिहार में नहीं पाए जा सकते। क्यों? क्योंकि दक्षिणी बिहार में प्रायद्वीपीय नदी आते हैं, उतना ज़्यादा इनका जल राशि भी नहीं होता है, उतना ज़्यादा इनमें जल धारण क्षमता भी नहीं होती, एक तरह से ज़्यादा जल लेकर नहीं आते हैं, ज़्यादा वेग नहीं रहता है इनमें, है ना। तो इसलिए ये एक तरह से खादर को लाने में सक्षम नहीं हो पाते। छोटी छोटी नदियाँ होती है जो छोटनागपुर के पठार से इधर झारखंड के इलाके से निकल करके और जाके गंगा में मिलती है ना, या तो फिर अमरकंटक से निकलेगी, सोन वगैरह, वो जाके गंगा में मिलेगी। तो यहाँ पर आपको जानना क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जानना है दोस्तों कि यहाँ पर आपको जानना है कि उत्तर बिहार में ही आपको खादर मिलेगा। बाकी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर जो मिट्टी फैली हुई है बिहार में वो बांगर मिट्टी है, बांगर, है ना, बांगर। बांगर यानी पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है, सबसे ज़्यादा बांगर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये बांगर का साइन है, ये जो काला काला आप साइन देख रहे हैं, ये वाला बिंदु बिंदु वाला, ये बांगर का साइन है। सबसे ज़्यादा बांगर फैली हुई है पूरे बिहार में और खादर एक तरह से दूसरे नंबर पर है। और खादर का अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पर आप देखिएगा कि खादर का क्षेत्र ये है और बांगर का क्षेत्र ये सारा है ना।
अगर हम बात करें कि खादर को लेकर के दोस्तों, तो खादर का विस्तार आप देखिएगा तो लगभग पूर्णिया सहरसा इलाके में बहुत ज़्यादा है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खादर का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में सर्वाधिक है बिहार के, तो लगभग पूर्णिया और सहरसा में। यही कारण है कि जूट की खेती इन जिलों में, पूर्णिया, अररिया, सहरसा इत्यादि इन जिलों में बहुत ज़्यादा होती है। जब हम कृषि पढ़ाएंगे बिहार का तो उस समय बहुत अच्छा से चर्चा करेंगे यहाँ पर, और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस चीज़ को देखना और इस चीज़ को समझना दोस्तों, है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि एक तरह से ये खादर का क्षेत्र और ये बांगर का क्षेत्र है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो बिहार के उत्तर पश्चिमी इलाके में, जिसको पश्चिमी चंपारण का इलाका हम लोग बोल रहे हैं, बिहार के उत्तर पश्चिमी इलाके में बिहार का, यहाँ पर आपको कुछ बालुई युक्त मिट्टी मिलेंगी, क्योंकि तराई वाले क्षेत्र में बालुई युक्त मिट्टी जरूर मिलते हैं। क्योंकि बालुई युक्त, देखिए तराई का क्षेत्र में क्या होगा कि पर्वतों से पानी उतरेगा, और पर्वतों से जब पानी उतरते हैं तो वो भाबर क्षेत्र का निर्माण करते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी अपने साथ लाते हैं, और एक तरह से बालुई मिट्टी भी, चूँकि कंकड़ पत्थर लाएगा तो बालू का निर्माण भी होगा। इसलिए बालुई मिट्टी का जो विस्तार है, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे, है ना, अभी आने वाले एग्जाम्स में बीपीएससी का एग्जाम्स है या तो बीएसएससी का एग्जाम होगा, तो उसमें अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो तराई वाले क्षेत्रों में, तराई का क्षेत्र यही है दोस्तों जो नेपाल से सटा हुआ जो 7 जिला मैंने पिछली कक्षाओं में बताया है ना, कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, आपका सुपौल, मधुबनी, अररिया, किशनगंज का जो इलाका होगा, उनमें थोड़े पाए जाते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं पाया जाता है बालुई मिट्टी। हाँ, पश्चिमी चंपारण का कुछ अधिक हिस्सा में बालुई मिट्टी पाया जाता है, जिसको कोडिंग यहाँ से किया गया है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर दलदली मिट्टी का बात करें तो आप भली भांति जानते हैं कि तराई में जल स्तर जो होता है नदियों का भाबर क्षेत्र से गुजरने के बाद वो धीमा हो जाता है, और धीमा होगा, मिट्टी क्या करेगी, जल अधिक धारेगी, जल धारण क्षमता उसकी अधिक होगी, और उसके बाद मिट्टी धीरे धीरे दलदल के रूप में परिवर्तित होती है। और दलदली मिट्टी भी कुछ हद तक आपको पश्चिमी चंपारण के इलाके में ही देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें खादर क्षेत्र का, तो खादर क्षेत्र आप देख ही रहे हैं, ये पूरा इलाका, ये वाला आपका सिवान उवान वाला इलाका है, सिवान है, गोपालगंज इलाका है, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार वगैरह का इलाका में खादर क्षेत्र पूरे पाए जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि कोसी जैसी नदियाँ, महानंदा जैसी नदियाँ, बागमती जैसी नदियाँ, कमला जैसी नदियाँ इन क्षेत्रों में बहती है। बांगर क्षेत्र, ये पूरा इलाका है बांगर क्षेत्र, ये पूरा इलाका बांगर क्षेत्र। अगर नीचे का हिस्सा का बात करें तो ये झारखंड का हिस्सा है, और इस झारखंड का हिस्सा से सटा हुआ आप देखिएगा, ये झारखंड का छोटानागपुर का पाठार वाला हिस्सा है। और आप जानते हैं कि झारखंड में सर्वाधिक लगभग 90% से लेकर 95% तक लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, और चूंकि लाल मिट्टी में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए वो लाल होता है, आप जानते होंगे। नहीं तो हम लोग भारत के भूगोल में भी इस श्रृंखला को लेकर आएंगे तो जरूर पढ़ाएंगे इसको, आप ध्यान से समझते चलिए इसको, कि यहाँ पर आप देखिएगा कि झारखंड से जो क्षेत्र सटे हुए हैं, यद्यपि गया हो गया, औरंगाबाद हो गया, रोहतास का इलाका यानी सासाराम का इलाका हो गया, नवादा का इलाका कुछ हो गया, तो इनमें लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। ये जो लाल लाल बिंदु बिंदु करके दिखाया गया है, ये लाल और पीली मिट्टी को कोडिंग किया गया है दोस्तों। आप देखिएगा लाल और पीली मिट्टी का बात करें। अब यहाँ से एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पूछता है कि बिहार के किन क्षेत्रों में, है ना, काली मिट्टी का थोड़ा बहुत विस्तार पाया जाता है। यद्यपि बिहार के क्षेत्रों में उतना ज़्यादा, क्योंकि काली मिट्टी आप जान रहे हैं कि लावा मिट्टी है, एक तरह से लावा के उद्भेदन के फलस्वरूप, बेसाल्ट चट्टान के टूटने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। तो काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो एक तरह से बेसिकली आप महाराष्ट्र वाले इलाके में देखते होंगे, गुजरात वाले इलाके में देखते होंगे, लेकिन बिहार का एक क्षेत्र है जहाँ काली मिट्टी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। मे बी वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बांका वाला इलाका है, भागलपुर बांका आप देख रहे हैं, बांका वाला इलाका है जहाँ पर आपको काली मिट्टी, बांका और जमुई ये दोनों क्षेत्र में एक तरह से आपको मिलेंगे। या तो फिर भौगोलिक स्थिति को देखकर पूछेगा तो ये भौगोलिक स्थिति आपको हो जाएगा दक्षिण पूरब, बिहार के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में, है ना, ये मिट्टी आपको देखने के लिए मिलेगी और बड़ा इंपॉर्टेंट रह जाएगा, इसको याद करना, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ कि ये आपको क्या होगा, बिहार का मैप बड़ा अच्छा से समझ में आया होगा। गंगा 12 जिलों से गुजरती है यहाँ पर, है ना। आशा करते हैं कि ये आपको अच्छा से समझ में आएगा। लेटेराइट मिट्टी का विस्तार जो है वो यहाँ पर कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेटेराइट मिट्टी का विस्तार अगर आप भूगोल में देखिएगा, बिहार के मैप में देखिएगा तो ये क्षेत्र सिवान वाला इलाका आपको दिखेगा, भोजपुर वाला इलाका थोड़ा सा दिखेगा,
सिवान वाला क्षेत्र दिखेगा आपको दोस्तों, है ना। तो इसमें लेटेराइट मिट्टी का थोड़ा बहुत विस्तार पाया जाता है। आपसे पूछेगा कि पश्चिमी बिहार में ही लेटेराइट मिट्टी बेसिकली है, ठीक है। अब आइए हम लोग बिहार के कुछ लोकल मिट्टियों के बारे में जानते हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप नोट्स भी करते चलिएगा कि बिहार के लोकल मिट्टियों में कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर कि देखिए बिहार की मिट्टियों को दो भागों में बांट दिया जाता है, अवशिष्ट मिट्टी और प्रवाही या अपोढ़ मिट्टी के बारे में। अब देखिए दोनों को समझना बड़ा आसान है कि प्रवाही मिट्टी या अपोढ़ मिट्टी एक ही नाम है, और अवशिष्ट मिट्टी क्या होते हैं। अवशिष्ट मिट्टी का निर्माण चट्टानों के निक्षेपण से होता है, एक तरह से चट्टानों के कटाव छटाव से होता है। बड़े बड़े जो शिलाखंड होते हैं पवनों के वेग से, नदियों के वेग से जो कटाव छटाव होते हैं, एक तरह से उसी से निर्माण होता है अवशिष्ट मिट्टी का निर्माण। और बेसिकली प्रवाही अपोढ़ मिट्टी भी इसी का प्रकार है। लेकिन देखिए अवशिष्ट मिट्टी में क्या होगा कि समीपस्थ यानी कि सामने के चट्टानों से जो निर्मित होगा वो अवशिष्ट मिट्टी कहलाएगा। लेकिन दूर के चट्टानों से जो मिट्टी निर्मित होगा, जो नदियों के बहाव के कारण बहते हुए आएगा, वो एक तरह से प्रवाही या अपोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा धातु पाए जाते हैं, धात्विक गुण पाए जाते हैं, उपजाऊपन का गुण पाया जाता है। जैसे कि इसमें देख लीजिए, इस मिट्टी में क्वार्टजाइट, फेल्सपार, एग्नाइट, अब्रक, लोहा, डोलामाइट यानी कि विशेष तौर पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पाया जाता है, जो कि आपको दिखेगा किसमें, इस क्षेत्र में आपको दिखेगा, है ना। प्रवाही अपोढ़ मिट्टियाँ इस क्षेत्र में दिखेंगी, छोटनागपुर के पठार से जो निकल कर आती हैं और अपने साथ धातुओं को लेकर आती हैं, है ना। ये ढंग से पढ़ लीजिए इस श्रृंखला को, लगभग 20 से 24 श्रृंखलाएँ होंगी। अगर आप लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो शेयर सब्सक्राइब वगैरह करें, है ना। अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, है ना। तो यहाँ पर अगर आप लगातार इस चीज़ को देख लीजिएगा तो लगभग मैं आशा करता हूँ कि बीपीएससी तक को कवर किया जा सकता है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो यहाँ पर ये प्रवाही या अपोढ़ मिट्टियाँ। अब देखिए उत्तर भारत के मैदान में, यानी उत्तर के मैदान का बात करें, इस मैदान का बात करें, इस मैदान का तो हम चर्चा कर दिए आपको कि प्रवाही या अपोढ़ या अवशिष्ट मिट्टियाँ इधर पाई जाएंगी। अब इस मैदान का चर्चा करें तो इस मैदान में देखिए कुछ कुछ लोकल मिट्टी, है ना, है वो लोग किसका भाग, चाहे तो जलोढ़ का भाग होगा, जलोढ़ में खादर का भाग होगा या बांगर का भाग होगा, लेकिन अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है और आपको अलग अलग नामों से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे में तराई क्षेत्र की मिट्टी की बात करें, जो अभी हमको हम दिखाएं कि पश्चिमी चंपारण से लगभग किशनगंज तक इसका विस्तार है। पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक, किशनगंज यहाँ और पश्चिमी चंपारण यहाँ, तो यहाँ तक इसका विस्तार है, थोड़ा 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 थोड़ा। और मैंने बताया ही आपको कि इसका रंग भूरा एवं हल्का पीला होता है। और ये एक तरह से क्या होते हैं, तराई मिट्टी, कंकड़ वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं इसमें, है ना, कंकड़ वगैरह, बालू वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए बालुई मिट्टी के रूप में भी कैटेगराइज कर सकते हैं इस क्षेत्र को। खादर क्षेत्र का दोस्तों, तो तराई के दक्षिण में, तराई के दक्षिण में आप देख रहे हैं ये तराई वाला इलाका है, तो इसके दक्षिण में ये पूरा इलाका खादर का क्षेत्र है। और खादर क्षेत्र में सर्वाधिक हिस्सा जो शेयर करता है बिहार में, ये पूर्णिया यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर नहीं, ये पूरा इलाका पूर्णिया का हो जाएगा। और ये वाला इलाका सहरसा का पड़ेगा। पूर्णिया और सहरसा दोनों इलाके में सर्वाधिक एक तरह से खादर के क्षेत्र पाए जाते हैं और ज़्यादा उपजाऊ भी है, जूट की खेती वगैरह भी होती है। ये गाढ़ा भूरा रंग का होता है, काला भी होता है ना। ये चूना और क्षार से काफ़ी मुक्त होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है। इसमें चूने के अंश या क्षारकीय गुण, अगर चूना नहीं पाया जाएगा तो क्षारकीय गुण कहाँ से पाया जाएगा, है ना, क्योंकि चूना से ही तो क्षारक होता है ना। एक तरह से आप देखते होंगे कि मिट्टी, जो किसान में मिट्टी होते हैं जो अम्लीय हो जाता है, एक तरह से धान वगैरह काटते हैं, उसका जो खुट्टी होता है, एक तरह से धान का जो खुट्टी होता है उसको कबाड़ के फेंक देते हैं। फेंकना आवश्यक है, अगर उसी में रह जाएगा वो जोतने के बाद तो मिट्टी अम्लीय हो जाएगा, किसी भी प्रकार का फसल उसमें होगा नहीं, है ना। फेंकने के बाद भी अगर उनको लगा कि नहीं मिट्टी अम्लीय हो गया, एसिडिक हो गया है, तो उसमें चूना मिलाया जाता है या जिप्सम मिलाया जाता है मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए। साइंस का क्वेश्चन है, आप लिखते चलिएगा इसको, है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि बलसुंदरी मिट्टी, है ना, ये आमतौर पर जो है वो हिस्से हैं, खादर के ही हिस्से हैं। बलसुंदरी का अगर बात करें तो बलसुंदरी मिट्टी, इसमें 30% चूना होता है। इसका विस्तार सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण वाले इलाके में, इस इलाके का बात कर रहा है, इस इलाके का, है ना, ये वाला सहरसा जोड़ लीजिए, सहरसा, मुजफ्फरपुर, सारण, सारण यहाँ तक आ जाएगा दोस्तों, भोजपुर वाला इलाका, सारण छपरा वाला इलाका, है ना। इस इलाके तक बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है। ताल की मिट्टी का अगर बात करेंगे तो ये गंगा के दक्षिणी तट पर है ना। देखिए गंगा जिस स्थान से बहती है ना, गंगा जिन 12 जिलों से बहती है और बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है,
है ना। गंगा के दक्षिण में और गंगा के उत्तर वाले क्षेत्र को टाल की मिट्टी कहते हैं। जब मैं नदी पढ़ाऊंगा तो टाल का क्षेत्र इसको कहते हैं। तो विशेष तौर पर बताऊंगा कि बिहार कुछ इस प्रकार से ऐसे दोनों तरफ से उठा हुआ और बीच में ढला हुआ, और इसी ढलान से बहती है गंगा। तो जितनी भी नदियाँ चाहे दक्षिण से निकल कर आती हैं या जितनी भी नदियाँ चाहे उत्तर से निकल कर आती हैं, वो गंगा में क्या हो जाती है, मिल जाती है, और गंगा में मिल करके और बंगाल की खाड़ी में जाके अपना जल गिरा देती है ना। तो देखिएगा इन क्षेत्रों को टाल का क्षेत्र बोलते हैं, और वही टाल की मिट्टी बोला जा रहा है कि गंगा के दक्षिणी तट पर ये मिट्टी है। रबी की खेती के लिए काफ़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। वही बांगर वाला क्षेत्र है दोस्तों, है ना। टाल की मिट्टी बोल रहे, गंगा के इधर उधर दोनों टाल का क्षेत्र कहलाता है ना। रबी की खेती यानी कि गेहूँ वगैरह की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। पुरानी जलोढ़ या करैल केवाल मिट्टी, बड़ा इंपॉर्टेंट, करैल केवाल बड़ी बार पूछता है क्वेश्चन कि करैल केवाल किसका है, तो एक तरह से बांगर का ही। इसका विस्तार रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर में है दोस्तों। देखिए यहाँ से अगर आप स्टार्ट कीजिएगा तो रोहतास, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर तक आप चले जाइएगा। यहाँ भागलपुर है ना, आपको बड़ा अच्छा से ध्यान में रखना है। अब बात करें, ये उपजाऊ तो है ही, चूँकि देख रहे हैं आपकी बांगर वाले क्षेत्र में आ रही है। बलथर मिट्टी, छोटनागपुर के पठार के हिस्से से ये राजमहल तक, बलथर में इसको रख सकते हैं आप, है ना। ये वाला लाल पीली मिट्टी जो छोटनागपुर के पठार के हिस्से से राजमहल क्षेत्र तक। अगर आपको राजमहल के बारे में नहीं पता है तो आप देखिएगा कि राजमहल पहाड़ी झारखंड का जो विशेष हिस्सा यहाँ पर टच करता है, ये वाला साहेबगंज, गोड्डा, देवघर वाला इलाका, ये इलाके को राजमहल पहाड़ी कहते हैं। और बेसिकली ये बलथर मिट्टी वही लाल पीली मिट्टी का ही बात कर रहा है। तो बलथर मिट्टी राजमहल तक के क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों, है ना। आशा करते हैं कि ये जो टॉपिक था आपको बड़ा अच्छा से समझ में आया होगा। अभी लास्ट में आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और बेहतरीन तरीके से अपना अध्ययन करें, और लगातार श्रृंखला को देखने के लिए समर्थन करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।